Hello students, myself Dr. Parna Sharma, lecturer of Political Science. Students, आज हम BA थर्ड ईयर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में यूनिट थर्ड जॉन लॉक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जॉन लॉक के बारे में, उनकी प्राकृतिक अवस्था, उनका मानव स्वभाव, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनका अध्ययन पद्धति, उनका जीवन परिचय आदि के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए जॉन लॉक के सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति इस विषय पर अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक अवस्था की उपयुक्त असुविधाओं के दूर करने के लिए लॉक के अनुसार मनुष्यों ने एक समझौता किया। सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समाज के सब मनुष्यों का सब मनुष्यों के साथ किया जाने वाला अनुबंध था। इसे इसलिए सामाजिक अनुबंध कहते हैं। इसमें सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का तथा उसका उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया। शेष सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के जो प्राकृतिक अवस्था में थे वह उसने प्रदान नहीं किए। इस तरह जो शक्ति समाज को प्रदान की गई वह सीमित थी। इस संविदा से सिविल समाज उत्पन्न हुआ। यह प्राथमिक संविदा थी। इसके उपरांत एक दूसरी गौण संविदा के माध्यम से शासन की स्थापना की गई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई। तो कितने समझौते हुए? 2 समझौते हुए। पहले समझौते से क्या हुआ? समाज की स्थापना हुई और इसके उपरांत दूसरी गौण संविदा के माध्यम से शासन की स्थापना की गई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई जिसमें राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए तथा इन कानूनों को दंड व भय से क्रियान्वित करने के लिए शासन स्थापित किया गया। लॉक के समझौते की व्याख्या करते हुए डॉक्टर आशीर्वादम ने ये लिखा है कि लॉक ने जिन 2 संविधाओं की चर्चा की है उनमें से पहली संविधा के द्वारा नागरिक समाज की और दूसरी के द्वारा सरकार की स्थापना होती है। अर्थात पहली संविधा जनता के बीच हुई थी और दूसरी समूची जनता तथा शासक के बीच हुई थी। पहले समझौते द्वारा समाज के जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वे समाज द्वारा सरकार को प्रदान कर दिए जाते हैं। सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्तें लगा दी जाती है जिनका पालन यदि सरकार नहीं करती तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार लॉक ने एक सीमित व उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी। स्टूडेंट्स, हमने जब हॉब्स के विचारों का अध्ययन किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि हॉब्स के अकॉर्डिंग उसने कहा मनुष्य को कि तुम अपने सारे अधिकार लेवियाथन रूपी संप्रभु को सौंप दो। मैं अपने समस्त अधिकार लेवियाथन को इस आधार पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने सारे अधिकार उन्हें सौंप दोगे। अर्थात उन्होंने अपने सारे अधिकार लेवियाथन को सौंप दिए थे। और यहाँ पे लॉक के समझौते में 2 समझौते हुए हैं। पहले से राज्य की स्थापना हुई, समाज की स्थापना हुई और दूसरे से शासन की स्थापना हुई। लॉक के सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताएं हैं, वो इस प्रकार है। यह समझौता सभी व्यक्तियों की सहमति पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति के बिना प्रविष्ट नहीं हो सकता है। सहमति ही दुनिया में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। जो व्यक्ति सहमति प्रदान नहीं करते वे प्राकृतिक अवस्था में बने रहते हैं और समुदाय का उन पर उत्तरदायित्व नहीं रहता है। दूसरा है, यह समझौता एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं हो सकता है। अर्थात एक बार समझौता हो जाने के बाद इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लॉक के अनुसार जिसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया है उसे प्राकृतिक दशा में लौटकर जाने की कभी स्वतंत्रता नहीं है। तीसरा है, यह एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए क्योंकि जन्म के समय कोई भी बालक किसी भी देश या सरकार के अधीन नहीं होता।
वो ये मानता है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के बच्चे सर्वथा स्वतंत्र रूप से पैदा होते हैं। इन्हें इस बात की पूरी स्वाधीनता है कि वे उस राज्य में सम्मिलित होने या न होने की सहमति प्रदान करें, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो उस राज्य से बाहर जाने पर वे अपने पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, यह समझौता राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह समझौता एक ट्रस्ट या न्यास के निर्माण का पहला चरण है। ट्रस्ट या समाज का निर्माण करने के बाद सरकार का निर्माण होता है। ठीक है, पहले से एक समाज की स्थापना होती है और दूसरे से सरकार की स्थापना होती है। इसलिए वाहन का मत है कि लॉक ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया, फिर भी वह दो प्रकार के समझौते मानता है। पहला समझौता प्राकृतिक दशा को समाप्त करके उसके स्थान पर सभ्य नागरिक समाज की स्थापना करता है, और इसके बाद दूसरे समझौते के द्वारा व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं। वेपर ने इसके लिए लिखा है कि लॉक का सामाजिक समझौता का विचार हॉब्स की अपेक्षा रूसो के विचार से अधिक मिलता है। लॉक तथा रूसो दोनों यह मानते हैं कि सरकार की संस्था संविदा या समझौता नहीं है, और सामाजिक समझौते से जनता के सर्वोच्च अधिकारों में कोई कमी नहीं आती है। लॉक के शब्दों में सरकार की संस्था बन जाने पर भी सर्वोच्च सत्ता जनता के ही हाथों में निहित रहती है। रूसो भी जनता को अक्षुण्ण प्रभुसत्ता की चर्चा करता है। इसके विपरीत हॉब्स ने क्या कहा था कि हम अपने सारे अधिकार हॉब्स को सौंप देंगे, तो इसका परिणाम हमने लास्ट में क्या देखा कि इससे लेविथन निरंकुश हो सकता है, बल्कि लॉक वाले समझौते में ऐसा नहीं होता। अब है दोनों के समझौतों में तुलना, हॉब्स तथा लॉक के सामाजिक समझौतों में तुलना। एक बार इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। तो हॉब्स और लॉक दोनों ही समझौतावादी विचारक हैं। यदि हम दोनों के समझौता संबंधी विचारों की तुलना करते हैं तो उनमें समानताएं और असमानताएं दोनों दिखाई देती हैं। दोनों के विचारों में निम्नलिखित समानताएं हैं। दोनों के समझौते सामाजिक हैं। दोनों के समझौतों में सरकार भाग नहीं लेती है। दोनों के समझौते प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, और दोनों समझौतों के द्वारा राजा के देवी अधिकार धारणा का खंडन करते हैं। इन समानताओं के बावजूद भी हॉब्स और लॉक के समझौता संबंधी विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अंतर किस प्रकार है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था में एक स्वार्थी, एकाकी, पाशविक जीवन बिताने वाला मनुष्य द्वारा संपन्न हुआ। मतलब कि हॉब्स क्या मानता था कि मनुष्य कैसा है, पाशविक है, नीच है, कुत्सित है, झगड़ालू है, सिर्फ उसे मारना और पीटना यही आता है। लेकिन लॉक ने क्या कहा कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य शांति प्रिय है, दयालु है, प्रेमी है, परोपकारी है, सद्भावना उसमें निवास करती है। दूसरी तरफ लॉक का समझौता ऐसे मनुष्य द्वारा संपन्न हुआ जो कतिपय असुविधाओं के बावजूद भी एक सामाजिक जीवन बिताते थे, मतलब उनमें अच्छे वाले गुण थे। दूसरा जो असमानता है वो है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सतत संघर्ष की उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है। लेकिन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से 3 असुविधाएं थी। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली और इन नियमों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव था। अतः इन असुविधाओं को दूर करने के लिए समझौता करने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता किया गया। लॉक के अनुसार 2 प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले से समाज की स्थापना होती है और दूसरे से सरकार की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौता को एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था पर आधारित किया है जिसकी ऐतिहासिकता का ठोस प्रमाण नहीं मिलता, अतः उसका समझौता दार्शनिक है, ऐतिहासिक नहीं है। लेकिन लॉक का सामाजिक समझौता दार्शनिक होने के साथ साथ ऐतिहासिक तथ्य भी रखता है। हॉब्स के समझौते की धारणा एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जबकि लॉक सीमित एवं वैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है। हॉब्स का समझौता जनता की अपेक्षा करता है तथा संप्रभु का पक्ष लेता है। दूसरी तरफ लॉक का समझौता अधिकांश जनता का पक्ष लेता है। यद्यपि इसमें सरकार शामिल नहीं होती, परंतु लॉक ने उसे प्राकृतिक कानून तथा व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों से मर्यादित तथा नियंत्रित रखा है।
नेक्स्ट है हॉब्स का सामाजिक समझौता प्राकृतिक कानून का अंत करके नागरिक विधि व्यवस्था को जन्म देता है, परंतु लॉक के सामाजिक समझौते से प्राकृतिक कानून पर कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। नागरिक समाज में भी प्राकृतिक कानून ज्यों का तो बना रहता है तथा वह शासन एवं जनता दोनों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आता है लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचना। तो लॉक ने बार बार मूल समझौता शब्द का प्रयोग किया है, परंतु उसने कभी भी स्पष्ट नहीं किया है कि मूल समझौते से उसका तात्पर्य क्या है। इसलिए वाहन तथा सेवाएं जैसे विद्वानों ने कहा है कि लॉक के अनुसार दो समझौते होते हैं। प्रथम से मूल समझौते से प्राकृतिक अवस्था को समाप्त कर राज्य का निर्माण किया जाता है और दूसरे समझौते से सरकार की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है लॉक के समझौता संबंधी विचार सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है। उसके समझौता संबंधी विचारों से कुछ विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समझौते दो हुए, जबकि बारकर जैसे विद्वानों का मत है कि लॉक के अनुसार सिर्फ एक समझौता होता है। नेक्स्ट है लॉक समझौते का आधार सहमति को मानता है, परंतु इतिहास में भी ऐसे राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल व शक्ति के आधार पर बने और नष्ट हुए। लॉक के प्राकृतिक अवस्था में जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के अस्तित्व की बात कही गई है। राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व अधिकारों का अस्तित्व मात्र काल्पनिक है। ये सब कह के लॉक के सामाजिक समझौते की आलोचना की गई है। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लॉक के अनुसार राज्य की विशेषताएं, लॉक का व्यक्तिवाद आदि का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।